Hello everyone. Today we are going to study apoptosis. Okay. So apoptosis means programmed cell death. Okay. So ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा है, बट इट इज़ asked in many of the life sciences exam like CSIR, DBT. ICMR में उतना ज़्यादा नहीं होता, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट एंड गेट. ठीक है, तो इन सब में पूछा जाता है. तो जो आपकी जो सेल डेथ होती है, वी टॉक अबाउट सेल डेथ, तो एनीथिंग विच इज़ बॉर्न इट हैज़ टू डाई. ठीक है, सो जो सेल डेथ बेसिकली दो तरीके से होती है, दो मैकेनिज्म है सेल डेथ का. पहला है आपका एपोप्टोसिस and the next one is your necrosis, right? So necrosis जो होती है बेसिकली आपकी एक आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट नेचुरल. ठीक है, एक नेचुरल डेथ नहीं है. ये क्या होता है, जब सेल में कोई सेल और टिश्यू इसमें जब कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, या कोई ट्रॉमा है, ठीक है, सेल को शॉक लगा है, ठीक है, एनी डैमेज टू द सेल, देन दैट टाइम सेल डेथ होती है, तो उससे हम कहते हैं नेक्रोसिस. तो इसका एक अपना अलग मैकेनिज्म है नेक्रोसिस का. वेयर एज एपोप्टोसिस जो होती है ये आपकी एक नेचुरल डेथ है. ठीक है, जैसे आपका सेल बॉर्न हुआ, उसकी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी की अराउंड आई होप सो 120 डेज होती है लाइफ स्पैन. तो आफ्टर 120 डेज आरबीसी हैज़ टू डाई, आरबीसी सेल हैज़ टू डाई एंड न्यू आरबीसी हैव टू बी बॉर्न. ठीक है, तो जब ये नेचुरल डेथ होती है तो उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं. एंड सिंस इट अकर्स इन अ वेरी प्रोग्राम्ड मैनर. ठीक है, एक पूरा इसका मैकेनिज्म होता है, एक पूरा कैस्केड चलता है. लाइक पहले एक प्रोटीन एक्टिव हुआ, फिर वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, फिर थर्ड, ऐसे करके एक पूरा कैस्केडिंग मैकेनिज्म होता है इसमें. तो इसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं. ठीक है, दोनों के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपोप्टोसिस के और नेक्रोसिस के, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं. सो यू शुड बी मतलब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है. सो दैट वी विल सी टुडे कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है. तो आई होप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ आ गया होगा. विल सी नेक्स्ट. ओके, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपोप्टोटिक सेल के. जो सेल जो है एपोप्टोसिस कर रहा है उसके क्या कैरेक्टर हो सकते हैं. लाइक हाउ यू कैन डिफाइन कि दो सेल हैं अगर, तो उन दो सेल में एक सेल नेक्रोसिस कर रहा है और एक एपोप्टोसिस कर रहा है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट थिंग इज एपोप्टोसिस इज ऑलवेज अ सिंगल सेल फिनोमिनन. ठीक है, ये हर सेल का इंडिविजुअल मैकेनिज्म है. ठीक है, ये दूसरे सेल को अफेक्ट नहीं करता है. फॉर एग्जांपल अगर ये एक कोई पर्टिकुलर सेल एपोप्टोसिस कर रहा है तो ये दूसरे सेल को अफेक्ट नहीं करेगा. जस्ट अ मिनट. ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है. लाइक रेडनेस, स्वेलिंग, ऑल दोस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन नॉट सी हियर. और सेल का साइज़ नहीं इंक्रीज होता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट द साइज ऑफ द सेल डिक्रीजेस. ठीक है, सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है. और जो भी सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं जो दो सेल को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं लाइक कैथरेन, इंटीग्रेन, ऑल दोज कैम्प मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट. देन साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल जो भी होते हैं जो सेल को एक शेप देते हैं, वो दे ऑल विल बी डिसइंटीग्रेटेड.
ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं होती है बल्कि इंटैक्ट हो जाती है। और साइटोस्केलेटल ऑर्गेनल का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, स्पेशली साइटोक्रोम वगैरह, जो कि एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एपोप्टोसिस इज़ अ एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। यहाँ पे एटीपी चाहिए होती है, रिवर्सिबल होता है, कभी कभी आप रिवर्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को, और बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो कुछ टर्म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एपोप्टोसिस के कॉन्टेक्स्ट में, कभी कभी ये वर्ड दे दिए जाते हैं। लाइक यहाँ पे जो होता है आपके जो क्रोमैटिन होते हैं, आपके जो भी आपके न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उनका कंडेंसेशन होता है, जिसे हम पिक्नोसिस या कैरियोपिक्नोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है यहाँ पे, जिसे कैरियोहेक्सिस कहते हैं। फिर आपका कंप्लीट डिसोल्यूशन, जब पहले तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन होगा उसे हम पिक्नोसिस कहेंगे, फिर कंडेंसेशन के बाद वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी क्रोमैटिन, उसे कैरियोलाइसिस कहते हैं। और फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये एक साइलेंट प्रोसेस है एपोप्टोसिस, एंड इट इज़ नॉन वायलेंट डेथ, मीन्स इट विल नॉट डैमेज अदर सेल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है PS, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, जो कि आपका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लिपिड है, विच इज़ प्रेजेंट इन द इनर लीफलेट, ठीक है। जब जिस भी सेल को एपोप्टोसिस करवाना है उस टाइम पे ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन आपके इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट की तरफ आ जाएगा, एंड दिस व्हेन इट कम्स टू द आउटर साइड इट गिव्स अ सिग्नल, किल मी सिग्नल। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो फैगोसाइटोटिक सेल हैं लाइक मैक्रोफाजेस एंड ऑल, दे विल कम रिकॉग्नाइज दिस सेल दैट दिस सेल इज़ गोइंग टू बी एपोप्टोसाइज्ड, ठीक है, और फिर वो उसे फैगोसाइटोस कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपोप्टोसिस। इसमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ सकता है ऑप्शन में, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। नेक्स्ट है आपका नेक्रोसिस। सो नेक्रोसिस के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कि ये इट्स अ प्रोसेस वेयर इन्फ्लेमेशन अकर, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, सेल का साइज़ इंक्रीज होता है और सेल बर्स्टिंग प्रोसेस है बेसिकली, ये सेल श्रिंकेज नहीं होता, सेल बर्स्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नो एनर्जी इज़ रिक्वायर, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, अनरेगुलेटेड मैनर में होता है। और ये यहाँ पे जो लाइसोसोमल एंजाइम है जो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो सिक्रीट होते हैं। सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो सब डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, डिसअसेंबल होते हैं, जबकि एपोप्टोसिस में सेल ऑर्गेनल का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। सो सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल सी। ओके, सो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ब्रेक हो जाती है, जबकि एपोप्टोसिस में इंटैक्ट रहती थी, ठीक है। और यहाँ पे जो कैस्पेसेस हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ प्रोटीज एंजाइम जो कि एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कैस्पेसेस का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। और ये वायलेंट डेथ है, एंड इट अकर्स मोस्टली व्हेन सेल में जब कोई टॉक्सिन हो जाता है, व्हेन एनी टॉक्सिन एंटर और ट्रॉमा, हीट इंजरी, then that time cell will undergo necrosis. So this is all about the difference between apoptosis and necrosis. So we'll see next. Okay, so this is one flow chart of all different process, like cell death जो होती है basically apoptosis, और आपकी जो होती है necrosis होती है, तो that we are not going to see necrosis mechanism, we'll see just apoptosis. So apoptosis basically दो तरीके से हो सकती है। एक होती है कैस्पेस डिपेंडेंट, जहाँ पे कैस्पेस जो प्रोटीज एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरी होती है कैस्पेस इंडिपेंडेंट, जहाँ पे कैस्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, लाइक आपके AIF प्रोटीन होते हैं, ये सब यूज़ किए जाते हैं, दैट वी विल सी लेटर ऑन। बट कमिंग टू कैस्पेस डिपेंडेंट, जहाँ पे कैस्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपका
एपोप्टोसिस कैसे होगा। तो बेसिकली जो आपका एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है। विल सी दैट फर्स्ट कि सेल को कैसे सिग्नल मिलेगा कि दिस सेल वांट टू अंडरगो एपोप्टोसिस। तो दो तरीके से हो सकता है। इफ़ दिस इज़ योर सेल, ठीक है, तो इस सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं डेथ रिसेप्टर, ठीक है, फाइन। और कुछ रिसेप्टर होते हैं जिस पे कि आपके कुछ सर्वाइवल सिग्नल्स होते हैं। लाइक जो सेल को सिग्नल देंगे कि हाँ इस सेल को मल्टीप्लाई करना है, ग्रो करना है। तो या तो सेल को सर्वाइवल सिग्नल मिले, ठीक है, लाइक ट्रॉपिक फैक्टर्स वगैरह होते हैं। आप यू हैव हर्ड अबाउट EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, NGF, नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जब अगर ये सेल पे बाइंड करते हैं तो ये सेल को सिग्नल देते हैं कि इस सेल को मल्टीप्लाई करना है, ग्रो करना है। तो अगर ये सर्वाइवल सिग्नल सेल को ना मिले, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल, ठीक है। अगर सेल को सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलता है तब आपका सेल जो होगा एपोप्टोसिस करेगा, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो डेथ रिसेप्टर है, अगर इस पे कोई डेथ सिग्नल आके बाइंड करे, ठीक है, अगर इस सेल को ही सिग्नल दिया जाए कि यस यू हैव टू अंडरगो एपोप्टोसिस, मतलब आप इसे सिग्नल ही दे रहे हो एपोप्टोसिस का, देन ऑल्सो इट विल अंडरगो एपोप्टोसिस। तो बेसिकली जो आपका, लेट मी शो यू फर्स्ट, ओके हियर इट इज़। सो कैस्पेस डिपेंडेंट में जो एपोप्टोसिस होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक है कि आपका सर्वाइवल सिग्नल जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है, ट्रॉपिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो फिर क्या होगा कि जो सेल को जो सिग्नल मिलेगा वो अंदर से मिलेगा। लेट मी शो यू हियर, ओके। सो ये आपका सेल है और ये आपका जो रिसेप्टर था जो कि सर्वाइवल सिग्नल को लेता था, सपोज कीजिए आप, और यहाँ पे आपको कोई भी सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिल रहा है, नो ट्रॉपिक फैक्टर, ठीक है। तो ये सेल एपोप्टोसिस करेगा। तो उस कंडीशन पे जो एपोप्टोसिस के सिग्नल हैं वो सेल के अंदर से ही आएंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ से ही आपको सिग्नल मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल एपोप्टोसिस सिग्नल देगा, ओके। तो जब एपोप्टोसिस का सिग्नल सेल के अंदर से ही आ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन जब इस कोई सेल है उसमें जो है सिग्नल, डेथ का सिग्नल बाहर से आ रहा हो, तो फिर ये एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। सो दैट वी विल सी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जब आपका सर्वाइवल सिग्नल एब्सेंट था तो हमने उसको इंट्रिंसिक पाथवे कहा। इसको हम दो मॉडल लेके स्टडी करेंगे। पहला है हम मैमल्स में स्टडी करेंगे जिससे जहाँ पे कैस्पेसिस का रोल हम देखेंगे। देन इन सी एलिगेंस ऑल्सो वी विल सी एपोप्टोसिस मैकेनिज्म। सी एलिगेंस में जो है कैस्पेसिस का जो रोल है वो कैट प्रोटीन प्ले करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम कैस्पेसिस नहीं कहते बल्कि वहाँ पे हम कैट प्रोटीन कहते हैं। और इसको हम कभी कभी इस मैकेनिज्म को जो कि इंट्रिंसिक पाथवे है, इसे हम एपोप्टोसिस बाय नेग्लेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर डेथ सिग्नल प्रेजेंट है, मतलब, ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है क्योंकि सिग्नल बाहर से आ रहा है, ठीक है।
और फिर वहाँ पे क्या होगा, जो हम इसे हम एपोप्टोसिस बाय इंटरेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ सिग्नल और डेथ रिसेप्टर का इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो फेस लिगेंड और फेस आर का पढ़ेंगे इंटरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी वीडियो. In the next video, we'll study in detail about the apoptosis pathway. Thank you so much.